इनके अमित शाह जी बोलते थे कि पहले लोग झांसी में तमंचे लेकर घूमते थे, अभी बीजेपी कार्यालय के बाद लोग तमंचे से गोलियां चला रहे थे, एक मर्डर हो गया, तो उस पर बीजेपी वालों का क्या जवाब है? 762 किलो गांजा पकड़ा गया। कितनी कीमत थी? करोड़ों की कीमत थी उसकी। कौन था? भाजपा कार्यकर्ता था। जो चीज सही है उसको स्वीकार करूंगा मैं। तो भाई साहब सिस्टम इतना बुरा हो गया है कि भाई साहब इस समय 13 थाना जज एक ही बिरादरी के मिलेंगे, चौकी प्रभारी भी एक बिरादरी के मिलेंगे, ठाकुर और ब्राह्मण। अब एक अगर मैं कहता हूँ तो कल होता है, कल के तो मुझे गोली चल जाएगी। अरे आप ये देखिए, ये भाजपा वाले पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहा है। नारे ले आए, कुछ समझाया गया है क्या? कहते यार क्या को लफड़ा कर रहा है। देखो हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक जगह सफल है, बहुत अच्छी तरह से सफल है कि कहीं ना कहीं जो एक जो गुंडागिर्दी होती थी, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता था, छोटे छोटे लोगों को परेशान, उस पर सफलता है उनके पास। ये इसको मैं स्वीकार करूंगा। जो चीज़ सही है। यार आप किनारे गए, उसके बाद आपका सुर कैसे बदल गया? अब हमें लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं समझो बात को। नहीं सीरियसली, अगले ने मंत्र दे दिया। आप किनारे गए और उसके बाद आपका सुर कैसे बदल गया? हम ये जानना अगले ने चाहते समझा हैं। दिया झांसी में रहना है, ठीक है। तुम तेरह आदमियों की बात कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं भाई तुम्हें निपटा दें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप की यात्रा में हम लोग इस समय झांसी ज़िले में हैं। झांसी यानी बुंदेलखंड जिसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंताएं सरकारों की रही हैं और अलग राज्य बनाने का जो एक शिगुफा है या एक वादा ही कह लीजिए, वो बार बार फ्लोट कर दिया जाता है चुनावों के समय में। और इन सब बातचीत के पहले ही 2-3 संगठन के लोगों से और कुछ कार्यकर्ताओं से, इसके अलावा कुछ आम वोटरों से आधे घंटे 45 मिनट की बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड हो चुकी है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम बिना कैमरे के थोड़ा समझें, बिना कैमरे के थोड़ा चीज़ों को, लोगों को जानें कि चीज़ें कितनी सही हैं। और क्योंकि कैमरा अक्सर चालू होते ही ना लोग ब्रैग करने लगते हैं। ब्रैग मतलब लोगों को लगता है कि थोड़ी और बातें बढ़ा चढ़ा के बोली जा सकती हैं। बहरहाल हम थोड़ा यहाँ का हिसाब किताब जानना चाहेंगे बुंदेलखंड का। अमित जी, मैं आपका 2 मिनट समय चाहूँगा। अमित जी हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे झांसी में। अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर झांसी के साथ साथ बुंदेलखंड इलाके में स्थिति क्या है? कितनी विधानसभा सीटें हैं? जो 5-7 जिले हैं उनकी स्थिति क्या है? वहाँ पे हो क्या रहा है? और तमाम चीज़ों में मतलब एक ब्रीफ छोटा सा। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, इसमें 7 जिले हैं बुंदेलखंड के। उनके चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ये 7 जिले हैं। इन 7 जिलों में 19 सीटें हैं। लगभग 19 में से 14 और 15 सीटें ऐसी होंगी जहां बीजेपी और एसपी में फाइट है। बाकी इस बार ये फाइट दिखाई दे रही है। हाँ, इस बार फाइट थोड़ा सा दिखाई दे रही है। बाकी की 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीएसपी फाइट में है बीजेपी के साथ, वहाँ एसपी नहीं है। और इसमें बुंदेलखंड में 3 सीटें अपना दल को सहयोगी दल के रूप में बीजेपी ने दी हैं। अच्छा। जो कि बीजेपी के खाते से गई हैं। बीजेपी पहले 19 की 19 सीटों पर थी यहाँ बुंदेलखंड में। अच्छा। इसमें 3 सीटें उन्होंने अपना दल को दे रखी हैं। 19 की 19 सीटें यहाँ पे बीजेपी के पास हैं। और अभी यहाँ पर भी कुछ लोगों से और उसके पहले कुछ दिनों में पत्रकारों से बात की मैंने, उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पे सीधी लड़ाई हो रही है इस बार। पता नहीं, मुझे अभी 4-5 दिन है पोलिंग में तमाम जो कैंपेन है वो एक अलग दिशा से आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी बदलें। आपकी पोशाक और आपके परिचय जो आपने पहले दिया था उससे ये साफ है कि आप बीजेपी समर्थक हैं। समर्थक हैं कि प्रवक्ता वक्ता भी हैं? नहीं, मैं समर्थक हूँ, विचारधारा का हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता भी हैं जी। एक चीज़ बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कैमरा शुरू होने के पहले बता रहे थे कि यहाँ की एक सीट गरौठा, जिसपे मेरे हिसाब से और दूसरे पत्रकारों लोगों के हिसाब से थोड़ी फाइट दिखाई दे रही है, झांसी की सीट है वो। आप बोल रहे थे कि नहीं फाइट वाइट नहीं है, अगर दिख रही है तो 17 को योगी जी आने वाले हैं। क्या होगा 17 को? देखिए ऐसा है भाई साहब, ये तीसरे चरण का मतदान है झांसी जिले के अंदर और अभी प्रथम चरण और द्वितीय चरण आज हुआ है। आप तीसरे चरण के लिए जो हम लोगों के बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं वो लोग तीसरे चरण में आते हैं। अब वो तीसरे चरण के 17, 18, 16 ये 3 तारीखें हमारी इतनी मुख्य हैं जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय लेवल के नेता लोग आएंगे। आने वाले कार्यक्रम जो लगने वाले हैं
ये राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के बड़े मुख्य हमारे पदाधिकारी लोग आएंगे और जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को रखेंगे। दूसरे जो 12 से 17 का जो शासन रहा है समाजवादी पार्टी का, उनका आकलन कराया जाएगा और हमने जो 5 साल में विकास करके दिया है झांसी जिले को, बुंदेलखंड के अंदर, वो आपके लोगों को, जनता के बीच में सामने देखने को मिलेगा आपको। एक चीज़ अभी हमको पता चली थोड़ी देर पहले कि अभी तक बुंदेलखंड के इलाके में बुलडोजर नहीं आया है, नहीं आया ना अभी तक। देखिए ऐसा है, ईडी की बुंदेलखंड के इलाके में, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि कथित अपराधियों से और कथित माफियाओं से अछूता है। खनन माफिया है यहाँ पे, है ना, पहाड़ वहाड़ हैं, खनन होता है, नदी की बेल्ट है, बालू का भी खनन होता ही है, आप भी जानते हैं, अवैध खनन होते ही होते हैं। ठीक है यार, अब बीजेपी प्रवक्ता है मान भी ले रहे हैं कि आप होता भी है। मैं बोलूंगा ना इसके बाद, आप बोलिए। यहाँ पे बुलडोजर चला नहीं अभी तक, क्या हुआ? देखिए ऐसा है भाई साहब, बुंदेलखंड के अंदर जितना खनिज से राजस्व मिलता है उत्तर प्रदेश शासन को, इतना कहीं से नहीं मिलता है। और आज 2017 के पहले जो खनन की अवैध तरीके से जो खजान से चोरी होती थी और जो बिना रॉयल्टी के जिस तरह से खनन चोरी होती थी घाटों से, वो पूर्ण तरीके से 2017 के बाद खत्म हो गई है। आपको मालूम पता करना चाहिए कि राजस्व का हजारों करोड़ों रुपए बढ़ गया है जब से बाहर योगी जी की सरकार 2017 के बाद। अवैध खनन यहाँ पर घाटों से बंद हो चुके हैं। जहाँ पर घाट के 10 पॉइंट हुआ करते थे, आज की डेट में 40 पॉइंट बने हुए हैं। जब पॉइंट बढ़े हैं सरकार के द्वारा, तो राजस्व भी निश्चित तौर पर बढ़ना ही है। एक बिना रॉयल्टी के गाड़ी पास नहीं हो सकती, बैरियल से निकल नहीं सकती है। और रही बात यहाँ के जो भूमाफिया या जिन्होंने खनिज का काम किया है, आपको बताओ पिछले 6 महीने पहले ईडी की जांच चालू हो चुकी है। आज नहीं तो कल जनता के बीच में वो सब आरोप सामने आएंगे और निश्चित तौर पे कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। बुलडोजर क्यों नहीं आया अभी तक यहाँ? बुलडोजर आएगा, बुलडोजर की कार्रवाई पहले से चालू होती है। पहले ईडी का कार्रवाई हुई, अब बुलडोजर की कार्रवाई जब ईडी अपना जांच की रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो पाए गए जाएंगे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। 5 साल तक बुलडोजर नहीं आया, आगे आएगा आपको लगता है? नहीं आएगा। और ईडी की कार्रवाई की जो 5 साल तक तो नहीं आया ना। 5 साल में अभी हम लोगों ने इतना टाइट कर दिया था कि 5 साल में हिम्मत नहीं हुई किसी की गुंडाई करने की। अच्छा, बाकी जिले में, बाकी प्रदेशों में, पूरे बाकी प्रदेश में नहीं कर पाए टाइट, यहीं पे टाइट हो गया? नहीं टाइट तो वहाँ, जहाँ टाइट जो माफिया लोग थे, जो मतलब बहुत माहौल बिगाड़े हुए थे क्षेत्र प्रदेश का, उनको तो घर के नस्तो नाबूद कर दिए। या तो वो जेल में है, या प्रदेश के बाहर है, या ऊपर चले गए। अच्छा हाँ, चलिए यहाँ पे यार मुखौटा पहने हुए हैं आप, मुखौटा पहने हुए हैं। हाँ साहब, हैं? हाँ मुक्ता पे ना हो मोदी जी यार इनकी मोहन, हाँ जोर से बोलेंगे। हाँ साहब, मुक्ता पहना मोदी जी का। मैं मोदी का परम भक्त हूँ। आप मोदी जी के परम भक्त हूँ। मैं मुखौटा छू सकता हूँ? हाँ छो। अच्छा ये मतलब, अच्छा हमको लगा कड़ा होगा। अच्छा ये क्या प्लास्टिक व्लास्टिक का, रबड़ का बना हुआ है? खुद से बनवाए हैं क्या? नहीं, मैं अहमदाबाद से जब अमित शाह चुनाव लड़ रहा था ना अहमदाबाद विधानसभा का, तब 9 साल पहले वहीं से उनके मंच पे से लाया था। अच्छा वहीं से बनवा के लाए थे? नहीं, वो मंच पे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो सुंदर है ना, हाँ। उसका ही मैन्युफैक्चरिंग वो देने आया था मंच पे, तो एक मेरे को भी दिया उन्होंने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुंदर काम करता है, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग है, उसका इसका मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा वो बनाते हैं इसको? बनाते हैं। अच्छा ये तो हमको नहीं पता था। हाँ, और वो उसने मंच दिया पे था, आए? मंच पे आए थे, मेरे को दिया था, मैं भाषण दे रहा था अमित शाह के मंच पे। वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे जब, हाँ। 9 साल पहले। आप करते क्या है सर? मैं भी पत्रकार हूँ आपके जैसा। पत्रकार हैं आप? हाँ सर, बताया ना, भी कार्ड में ना आपको। अरे यार, इनका नाम लिखा है लक्ष्मी नारायण शर्मा, विशेष प्रतिनिधि हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रचार करने आए हूँ, प्रचार करने आए हूँ भारतीय जनता पार्टी का। रहते कहाँ हैं? मोदी का, इंदौर में। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो रेलवे स्टेशन में अपने खुद के किराए से रह रही हूँ। किराए पे देते हैं? अपने खुद के पैसों पे रहता हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता। अरे यार, आप प्रेस में काम करते हैं और मोदी जी का मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। तो उसका भगत हूँ मैं तो। हैं? अरे उसका भगत हूँ, कोई भी आदमी किधर भी काम करे, मोदी का भगत है बिल्कुल। लेकिन प्रेस में काम करने वाला काहे किसी पार्टी का, आप प्रेस में हैं लेकिन किसी पार्टी वाला काम काहे करेंगे? करेंगे ना, जो मन की इच्छा है। या तो बताओ नहीं प्रेस में हो, या तो बताओ नहीं प्रेस वाला क्या काम नहीं करेगा क्या? इसको इच्छा होगी बीजेपी का तो करेगा बीजेपी का।
एक बार थोड़ा मुखौटा उठाइए तो अपना हटा दीजिए तो। ये तो हटाना पड़ेगा पूरा। हाँ हटा लीजिए, चश्मा हटा दो। नहीं मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा चश्मा हमको मिला चिपका हुआ मुखौटे में। नहीं ना उतार लीजिए आराम से। अच्छा सामने, अरे यार, अरे वाह बढ़िया। सॉरी गर्मी लगता होगा अंदर। हाँ वो रबड़ है ना, रबड़ है। रबड़ है। ये बताइए कहाँ है प्रेस आप बड़ा पत्रकार भी हैं और मोदी जी का मुखौटा, भाजपा का सिंबल। मोदी जी का परम भक्त हूँ मैं। नहीं वो ठीक है। हाँ, इसलिए पत्रकारिता छोड़ इसलिए दिया था। पूरे हिंदुस्तान में मैं मोदी का मुखौटा लगा के प्रचार करने निकलता हूँ, क्योंकि एक वही ऐसा आदमी है जो देश के लिए लक्ष्मी सुन लीजिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए ना यार, दोनों में से एक ही काम करिए। वो भी फिर नहीं छोड़ ऐसे सकता तो और पत्रकारिता इसको बर्बाद प्रचार हो भी जाएगी। नहीं होगी। हम कोई पैसे के लिए पत्रकार पढ़ना थोड़ी करते हैं, सच्ची खबरें छपवाते हैं। बिल्कुल भाजपा के खिलाफ रहेगी तभी छपवा देंगे। बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी छपवा दिया था। शिवराज सिंह के खिलाफ भी छपवा दिया था जब उसने काम नहीं करा अच्छा तो। हाँ हैं? पत्रकार का काम है सच्चाई दे जनता के सामने। क्या खबर चलाई थी शिवराज के खिलाफ आपने? भाई वो अधिकारियों की चमचागिरी कर रहा था, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहा था। कार्यकर्ता जेल में बंद था, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बंद था। हाँ। तो आज कोई पार्टी के लिए मरता और उसका पार्टी का पार्षद बंद हुए, हाँ। तो फिर क्या रहा फिर? अच्छा तो मैंने मतलब आप एक तरफ शिवराज सिंह सच्चाई छाप देते, चाहे कोई भी हो, चाहे अभी कोई सा भी आदमी होगा भारतीय जनता पार्टी का अगर गलत करेगा तो उसका छापना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी धृतराष्ट्र बन के काम करो, कभी भी धृतराष्ट्र बन के काम नहीं करना चाहिए। पत्रकार को हाँ, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के लिए, दुर्योधन के लिए अपना पूरा हस्तिनापुरी बर्बाद कर दिया। फिर तो धृतराष्ट्र बन के काम नहीं करना चाहिए, जनता के बीच में अच्छा काम करो। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये चाहिए। लेकिन पत्रकार हैं तो देखिए अभी भी आपकी देखिए आपकी पत्रकारिता वाली बात तो सही है एक तरह से, कि मान लीजिए किसी के भी खिलाफ खबर हो चलना चाहिए, खबर चलनी चाहिए। पत्रकारिता होता है। सुन लीजिए चलना चाहिए, सही सवाल करना चाहिए, ठीक है वो बात मानते हैं। लेकिन हमको लगता है ना पत्रकार को किसी भी मौके पे ना ये इस तरफ के पहन वहन के किसी भी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का, बसपा का, कोई भी पार्टी हो, नहीं घूमना चाहिए। पता है क्यों नहीं घूमना चाहिए बताओ ना। हाँ बताओ, अरे सुनिए तो। वो आदमी नागरिक नहीं है, मतदाता नहीं है क्या? कोई पत्रकार क्या मतदाता नहीं है? पत्रकार जो होता है वो भी मतदाता होता है। ये भी आपको बता रहे थे, कौन कहाँ गए अच्छा और बुरा छापो और अच्छे के लिए काम करो। हैं? हाँ, अच्छा अगर भाजपा अच्छा काम करे तो उसके लिए बिल्कुल काम करो। चलिए, देश के लिए जी रहे प्रधानमंत्री। और खिलाफ खबर आएगी, मोदी जी के खिलाफ खबर, सुन लीजिए अरे सुन तो लीजिए, योगी जी के खिलाफ खबर आएगी, मोदी जी के खिलाफ खबर आई, छापेंगे। वो खराब करेगा तो उसके लिए भी छापना पड़ेगा। अगर वो खराब काम करता है जनता के लिए तो, लेकिन जनता के लिए अच्छा कर रहा है। तो लोग तो बोलते हैं रोजगार नहीं दिए। अरे तो जितना रोजगार देना तो उतना देता है ना। आज लोग बोलते हैं आज 1000 रोजगार होगा और लोगों 10,000 होंगे तो कैसे पूरा कर देगा? धीरे धीरे ही काम होगा। अरे लोग बोलते हैं 700 किसान की मौत हो गई। तो किसानों की मौत जो हुई है वो उनके कर्मों से हुई है। किसानों को जितना फायदा योगी और मोदी ने दिया कोई भी नहीं दे सकता देश में, जितना उसने फायदा दिया किसानों को। लेकिन भूखे मरते थे क्या किसान? अरे आप बोल रहे हैं फायदा दिया योगी मोदी जी ने, पहले का भूखे मरते थे क्या? फिर आप बोल रहे हैं ना योगी मोदी जी ने किसान को दिया, अभी मर रहे हैं, 700 किसान मरे हैं। पहले नहीं मरते थे क्या? अभी नहीं मर रहे हैं? अभी भी तो मर रहे हैं ना, अभी भी मर रहा है ना कि नहीं मर रहे हैं? फिर आप बोल रहे हैं ना योगी मोदी जी ने दिया किसानों के लिए, फिर क्यों मर रहे हैं? तो अभी भी तो मर रहे हैं, अभी भी नहीं मर रहे हैं। मैंने बोला उनके लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। योगी मोदी की वजह से नहीं मर रहा है। नहीं भैया, आप एक बात समझ लीजिए, चाहे वो किसान आप इस पक्ष में मत बोलिए कि किसान आपका है या मेरा है। किसान हमारे आपके दोनों का है। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। दोनों पक्ष, किसान आपका है, आप भी मेरे हो, हम भी आपके हैं, किसान दोनों का है। आपकी नीति उनकी कोई, आप मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी लगाई, आपको नहीं जमी, सरकार का प्रयास अच्छा है लेकिन आपको नहीं लग रहा वो ठीक, तो उसमें मौत हो जाए, या मौत किसी की सही नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में होती हो, मौत किसी की सही नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि नहीं वो मर गया जी, ये नहीं कोई बात है। आप कोई भी चीज़ सुनिए नहीं, देखिए सुनिए, किसी का भी हो, देखिए सबका अपना अपना विचार है। वो अपनी, भाई मर रहे किसान नहीं है, भाई आपका अपना विचार है, उनका अपना विचार है। अच्छा एक बात बताइए तब,
पॉलिसी लाए इतना तैयारी से तो वापस काहे ले लिए? इसीलिए ले लिए कि उन्होंने स्पष्ट कहा खड़े होके, माइक पे प्रधानमंत्री देश का बोलता है कि हम अपनी बात आपको समझा नहीं पाए किसान को। हम अच्छा प्रयास कर रहे थे, हो सकता है उनके माफिक ना बैठा हो वो, तो हम उनको नहीं समझा पाए, चूंकि विरोध ज्यादा हो रहा उनको समझा नहीं पाए, इसलिए वापस ले लिया। भाई कोई आप अगर अपनों के साथ अगर कोई काम किया और आपको नहीं जमा तो हम वापस लेने में ही कोई इंसल्ट नहीं है भाई। और कानून बनाने में देश को और देश की सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि 700 से अधिक किसानों की क्या आप जान वापस कर सकते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि 700 से अधिक जो किसान 700 से अधिक किसान जो सड़कों पर अपने हक की आवाज़ को उठाते हुए जो शहीद हो गए, क्या प्रधानमंत्री जी उनकी जान वापस कर सकते हैं? मेरा नाम शकील खान है। शकील खान जी हाँ, मेरा नाम शकील खान है। मैं झांसी का ही साधारण नागरिक हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को, और निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से एनआरसी को लेकर के देश के अंदर उपद्रव हुआ, एक समाज विशेष को टारगेट किया गया, देश के अंदर किसान जहां पर बैठ करके अपनी मांग को उठाता रहा, देश नहीं सुनेंगे। आप नहीं सुनोगे, मुझे पता है। आप मेरी बात नहीं सुन पाओगे, मेरी बात नहीं सुन पाओगे, मेरी बात नहीं सुन पाओगे, मेरी बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके पास माइक लेकर आऊंगा तब आप कह दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार जिस कुर्सी पर विराजमान है, उस कुर्सी के 4 पाए हैं, और 4 पाए में पहला पाया जिसको हम बोलते हैं देश की न्यायपालिका, जो हमें न्याय दिलाने का काम करती है। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोगों ने, खंडपीठ ने धरना दिया, अपनी मांग उठाई। क्या स्वतंत्र है न्यायपालिका? दूसरा पाया, जहां पर हम चुनाव लड़ाते हैं और देश में सर्वोच्च स्थानों पर बैठालने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, क्या चुनाव आयोग पर उंगलियां नहीं उठी? तीसरा पाया, सरकारी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या सीआईडी हो, आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, क्या इन पर उंगलियां नहीं उठी? चौथा पाया, जिसको लेकर के आप स्वयं विराजमान हैं, क्या मीडिया के ऊपर उंगलियां नहीं उठ रही हैं? ये सारा तंत्र, देश की जो कुर्सी है, क्या स्वतंत्र रूप से काम कर रही है? सर एक सेकंड, अब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं साधारण व्यक्ति के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। पार्टी राजनीति प्रवक्ता है यार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है आप, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, आपके पास है, आप पास है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं झांसी में। की हो तो आप बताइए। मैंने किसी पार्टी की वकालत की हो तो बताइए। मैंने क्या भाजपा का विरोध किया? मैंने क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन किया? अरे सर, मैं सिर्फ संविधान अरे सर सुनिए, अभी मैं बता दूं, अभी आपके पास समय है, अभी आप स्वीकार कर लीजिए अगर किसी पार्टी से हैं, क्योंकि भाई साहब उनको शांत करा लीजिए, सुन लीजिए। अगर किसी पार्टी ताल्लुक रखते हैं स्वीकार कर लीजिए, वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, वो क्लिप काटने के लिए बैठे हैं, चला के वायरल कर लेंगे। बिल्कुल वायरल करिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल वायरल करिए। और मैं आपको बता दूं, अरे किसी पार्टी से है कि नहीं? बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति, जी बिल्कुल, यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति समाजवादी है। पहले समाजवादी सोच को पहचानिए। पार्टी की बात करिए यार। समाज अब आप समझ लीजिए। मेरा जी, आदरणीय शकील भाई हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं झांसी। ऐसे बता दीजिए यार, आप एक पक्षी बात कर रहे हैं, सीधे बता दीजिए यार। नहीं, अच्छा, मैंने पार्टी की बात आएगी, मैं कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, अच्छा सुनिए, एकदम सुनिएगा। एक पहले पार्टी वार्टी हो ना, बता दिया कीजिए। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, आपको टीवी पे मौका मिलता होगा, यहाँ पे आपको भी मिलता होगा। अरे यार, ये प्रवक्ता लोग आपस में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अच्छा सुनिए, हाँ आ जा दोस्त, आ जा। तो बात करते हैं दोस्त, ठीक है? तो देखो गुरु, आप लोग को एक चीज बता दें कि पार्टी वार्टी के होते हैं ना, आप लोग तो स्वीकार कर लिया करो। पहले होता क्या है ना
क्योंकि बाद में ना बड़ा फंस जाता है मामला। ठीक है, हुआ क्या था, हम बलरामपुर में थे। बलरामपुर में एक ही बस में 4 लोग आए लगातार। एक आदमी बोला कि हम पत्रकार हैं, वो निकला बीजेपी का नगर महामंत्री, वो अखबार निकालता था। अब सुन, हाँ इंसान है ये। एकदम होंगे। एक आदमी आया, वो बोला कि सर हम हैं वकील, वो निकला सपा का बंदा निकला। तो ऐसे मत किया कीजिए। हाँ भाई साहब, सब पे भारी इस समय आपके हम आभारी हैं। मतलब आप सब पे भारी, हम आपके आभारी हैं। आप बताओ क्या मुद्दे लेके आए हैं? ललन चौक झांसी नगर में आया है, मीडिया है ये। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई में आपका स्वागत है। ललन टॉप ने छोटे से मकान से, छोटी सी दुकान से अपना एक जहान बनाया हुआ है। उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने साबित कर दिया कि बड़ा चैनल की आवश्यकता नहीं है, बड़े चैनल की आवश्यकता नहीं है, बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें भी आसमान तक पहुंच सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। आप पूछिए कुछ। बातचीत हो रही है कि मैं थोड़ा सा नेताजी को थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ खतरे में हैं। यार यही सवाल पहले भी उठे गुरु, पहले भी उठे कि मीडिया गैगिंग हुई है, पहले भी उठे कि नौकरशाहों पे अंकुश लगाया गया। अखिलेश सरकार में दुर्गा शक्ति नागपाल का किस्सा मशहूर हो, आपको याद होगा। दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया था, याद है यार? ये तो आपके यहाँ मतलब एक जो बड़ा नैरेटिव आप लेके चल रहे हैं, ये तो हर जगह चलता है। आपकी सरकार में भी चला, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब भी चला। अखिलेश की सरकार में कहा जाता कि 5.5 मुख्यमंत्री थे, ये कहा जाता था, ये सब घटनाएं चलती थी। मतलब हमाम में तो सब नंगे। आपने एक बात कही, हास्यास्पद बात है, आपने कहा 5.5 मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर साक्षात्कार आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यहाँ पर 2.5 मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बल्कि 1.25 कहेंगे। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिसको बाबा जी कहते हैं, आधे मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनको मुख्यमंत्री कहते हैं, और एक मुख्यमंत्री हैं स्टूल वाले, जिनको आधे से भी कम आंका जाता है। सपा में तो 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये क्यों नहीं बता रहे आप? योगी को रामगोपाल, शिवपाल और मुलायम सिंह, आजम खान, सब 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप उनकी तो बताओ, उनकी तो गिनती नहीं रहती कि कितने मुख्यमंत्री हैं, कौन चला रहा कौन नहीं चलाता था। हाँ, जभी तो जनता ने ऐसा। अमित शाह जी बोलते थे कि पहले लोग झांसी में तमंचे लेकर घूमते थे, अभी बीजेपी कार्यालय के बाद लोग तमंचे से गोलियां चला रहे थे, एक मर्डर हो गया, तो उस पर बीजेपी वालों का क्या जवाब है? ये अभी थोड़े दिन 15 दिन पहले। और अब कमलेश और झांसी में ये कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो अभी ट्रेन में एक लड़की आ रही थी, उसके साथ परसों दुष्कर्म हुआ, इस पे भाजपा क्या कहना चाहेगी? हर तरीके से भाजपा विफल है। आप देखिए ना, एक मर्डर वहाँ पर हो गया था हंसराज स्कूल के सामने, कमलेश यादव जी का 3 मर्डर हो गया, 1 रेप हो गया अभी 20 दिन में। तो क्या भाजपा अच्छा काम कर रही है? ये बुंदेलखंड के इलाके में, अरे झांसी में आप खड़े हो, जिस आप वीर भूमि पर खड़े हो, जिस आप मातृभूमि पर खड़े हो, और यहाँ चौराहे पर बीजेपी कार्यालय के सामने गोली चल गई 10 दिन पहले। योगी की सरकार नहीं है भाई हल्ला ये कब की घटना है? ये 8-10 दिन पहले की घटना है। एक रोड में गाड़ी निकलने को लेकर विवाद हुआ था, गाड़ी निकलने को लेकर 2 लोगों में विवाद हुआ था। तो एक लड़के ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दूसरे साथी को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वो लड़का गिरफ्तार हो गया है और वो अभी जेल में बंद है। एक तो ये घटना है। एक पुष्पेंद्र यादव मर्डर जो था, उसके घर के पास उसकी लाश पाई गई थी, ठीक है, वो अभी पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये 2 मामले हैं। क्राइम होने से पहले भाई सुन लो, ये पत्रकार हैं। हाँ, 2 मामले। रेप की घटना है इटारसी की, उसको गिरफ्तारी यहाँ से की गई, झांसी पुलिस से, जीआरपी ने। नहीं तो आप लोग बस मर्डर करवाते रहेंगे ये लोग और गिरफ्तारी करते रहेंगे, मतलब क्राइम नहीं रोकेंगे। आप गोलियां चलाओ, आप रेप करो, सब करो। बीजेपी कार्यालय के बाहर तमंचा चल रहा है गुरुदेव। उम्र में वो छोटा है, उसको इस चीज की जानकारी नहीं है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, वो हुई है एम्बियंस होटल के सामने। उसके बाद लाइसेंसी पिस्टल थी, जो उसने लाइसेंसी पिस्टल अपनी जमा नहीं की थी और आक्रोश में आके
क्योंकि कार वाले से उसका झगड़ा हुआ, कार वाले आमने सामने की हट हो गई, उसने अपनी लाइसेंस की पिस्टल निकाली और उससे गोली मारी। हाँ, निश्चित तौर पर अपराध हुआ है। सुनिए, लोग यही बोल रहे हैं ना कि आप बोलेंगे ठीक है भाई, कार्रवाई हो गई, अरेस्ट कर लिया, सजा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लोग कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी का नैरेटिव ये है कि भाई अपराधी डरने लगे हैं, जब ये पार्टी का नैरेटिव में ऐड चलता है, बड़े बड़े स्क्रीन पे ऐड चलता है कि अपराधी आके सरेंडर कर देते हैं, जब ये करता है, ये चलता है नैरेटिव कि हम हमने ऐसा किया है कि घटनाएं बहू बेटियां सुरक्षित हैं, कभी भी निकल सकती हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। वो लोग बोल रहे हैं हो क्यों रही हैं, अगर इतने सारे दावे हैं तो घटनाएं ही क्यों हो रही हैं? उदयनिया परिवार 762 किलो गांजा पकड़ा गया, 762 किलो गांजा पकड़ा गया। कितनी कीमत थी? जहाँ करोड़ों की कीमत थी उसकी। कौन था? भाजपा कार्यकर्ता था। और 762 किलो गांजा था, 762 किलो। 7 तारीख को रात में जालौन पुलिस ने बड़ी दमंगी से गांजा पकड़ा है और उसमें 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं। जो यहाँ बताया गया है कि भाई उनके संबंध किससे, मेरी कहने की हिम्मत है या समझ लो मेरी औकात नहीं है, कोई मैं पत्रकार हूँ, कब गोली चल जाए इसका भी भरोसा नहीं है। सच बोलना गुनहगार हो गया। ये भी हो सकता है क्या? हो सकता है, मुझे दुनिया का नहीं मालूम। समस्या ये है कि अगर आप सच बोलते हो तो आजकल फेसबुक भी बंद कर दिया जा रहा है। आपको मालूम है ऐसा हो रहा है? ये चीज़ आपको उठाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जो लोग सच बोलते हैं उनके साथ समस्या होती है। अगर वो गांजा झांसी महानगर में आ जाता तो एक बात समझिए, हर बच्चा नशे का गुलाम होता। नशा, शराब, सट्टा, जुआ, ये कभी रुकेगा नहीं। ये हमारे देश की सबसे ज़्यादा खराब नीति है। कच्ची शराब गली गली बिकती है, कली बिक रही थी लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। समाजवादी सरकार में ज़्यादा थी, मैं स्पष्ट कहूँगा। आप पक्ष सुनते हैं, ठीक है भाई ऐसा नहीं, सुनो दोस्त, अब दूसरा पक्ष सुनते हैं, ठीक है यार। देखिए, अब 20 दिन की घटनाओं में गांजा, हत्या, तमंचा फायरिंग, तमाम चीज के रोड रेज, इस तरह की घटना, मतलब बीजेपी कार्यालय के सामने तक की घटनाएं हो रही हैं। मैंने खंडन किया ना, एकदम सामने घटना नहीं है वो, ना ही वो तमंचे से फायर हुआ, वो लाइसेंसी पिस्टल से हो गया। हाँ, उसकी खुद की लाइसेंसी पिस्टल थी। और मतलब आचार संहिता लगते ही पिस्टल जमा की जाती है। उससे दवाई व्यवसायी था, ना ही कोई वो अपराधी, मतलब वो कोई अपराधी किस्म का आदमी था। तेज में आके, आक्रोश में आके जब झगड़ा हुआ तो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली, उससे गोली मारी। कोई तमंचा नहीं था, ना वो भाजपा कार्यालय के सामने हुआ, वो हुआ एम्बुलेंस होटल के बगल से। ये पत्रकार जी बोल रहे हैं कि नाम लेंगे किसका करीबी था गांजे वाला, तो पता नहीं को मार दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके या कार्यकर्ता का कोई अगर एक आदमी भी अगर चैलेंज कर दे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था या कुछ था, तो हम कह सकते हैं। फोटो के लिए तो आज अखिलेश जी के साथ, मायावती जी के साथ, योगी बाबा के साथ फोटो तो कोई भी कहीं खड़ी करवा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ना ऐसी कार्यशैली है, ना हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता है तो ऐसे कोई कार्यकर्ता है। गांजा पकड़ा गया था, वो साहू जी की गाड़ी थी कि नहीं थी? जो झांसी जिले के जिला महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गाड़ी है वो, वहाँ पे जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री हैं साहू जी, उनकी गाड़ी में गांजा पकड़ा गया था 762 किलो। चाहो तो मैं थोड़ी देर में आपको पेपर की कटिंग भी दिखा दे रहा। लेकिन सच्चाई भाई की बताई गई थी, उनके भाई की बताई गई थी, गाड़ी उनकी नहीं थी। अब ऐसे में उनके खिलाफ जो गाड़ी है, सुनिए आपको, एक मिनट सुनिए, उनके खिलाफ, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, और क्या करोगे आप? सुनिए, पहले एक जन बात करो, एक जन बात करो। आप बोलिए एक जन बात बोलिए। सर महोदय जी, एक जन बात। सर आप बोलिए। मैं इतना कह रहा, अगर आपको लगता है किसी भी महानुभाव की हो या किसी भी अपराधी किसी भी आदमी की हो, सरकार है, न्याय है, कानून है, आपको लगता है आप उसमें कानूनी कार्रवाई करवाइए। जो सरकार उसमें कार्रवाई, एक मिनट सुनिए, आप अगर ऐसे रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो लिस्ट है। आप प्रवक्ता हैं, हम एक आम आदमी हैं। सुनिए मेरी बात, मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूँ। इतने लोग खड़े में, अब एक मिनट सुनते जाइए। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करो, सुन लो यार, 6 लोग बोल के आप अपनी बात सही कर लोगे तो इसमें ऐसा ठीक नहीं है। आप ये बताइए, ऐसा आप मुन्ना बजरंगी को, अगर आपको लगता है कि किसी की गाड़ी या किसी का अपराधी या किसी ने वारदात की है तो उसके खिलाफ कानून है, सरकार है, न्यायालय है। आप अगर न्यायालय पे भी उंगली उठाओगे, पुलिस पे भी उठाओगे, तो या तो इसके पहले अपराध कभी रुके नहीं है, ना आगे रुकेंगे, क्योंकि ये आकस्मिक घटना। सुनिए मेरे शकील भाई, आप पहले बात सुनिए। अगर अपनी बात साबित करने के लिए आप 4 बात करोगे, ऐसा नहीं है। बात वो जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट भाई साहब, मैं पत्रकार भी हूँ, और सुनिए, अगर मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को दुख होता है। बताएं अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। पत्रकार क्या हो रही है भाई साहब, एक मिनट सुनिए। समाजवादी पार्टी में पत्रकार ने अच्छा ही बात कही है। समाजवादी पार्टी में जो काम मैं थाने में कभी कभार कोई पकड़ गया तो बड़े प्यार मोहब्बत 1500 देकर निपटा देता। अब तो भाई साहब 20,000 में भी पुलिस तैयार नहीं होती है। ये 5 साल से मैं झेल रहा हूँ।
हाँ गुंडे बदमाश कम हुए हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जो चीज़ सही है उसको स्वीकार करूंगा मैं। तो भाई साहब सिस्टम इतना बुरा हो गया है कि भाई साहब इस समय 13 थानाध्यक्ष एक ही बिरादरी के हैं। सुनिए मेरी बात, 13 थानाध्यक्ष एक ही बिरादरी के मिलेंगे, चौकी प्रभारी भी एक बिरादरी के मिलेंगे, ठाकुर और ब्राह्मण। अब एक अगर मैं कहता हूँ तो साला कल होता है, कल के तो मुझे गोली चल जाएगी। जिले के 26 थाने गिना दो आप, 26 थानों में अगर निकल जाए। गिनवाए 26 थाने गिनवाओ भाई पहले प्लीज। अब मैं सबूत दे रहा हूँ, आप ये बताइए। तुलसीराम पांडे एक मिनट, अरे यार लो सुनो ना यार, अरे मुझे याद है भाई साहब। अब दिक्कत क्या है कि अभी सुनिए, थोड़ी देर बाद मुझे दम मिल जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब देखिए कैसे भी मिला। लिखते रहते फेसबुक पे, किसी जाति को गाली बकने लगते, किसी धर्म को गाली बकने लगते, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, इनकी इच्छा नहीं होती है। अरे कहाँ गए वो कहाँ गए? जेल जा चुके वो उस केस अरे में। आप ये देखिए, ये भाजपा वाले पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे, इन पर भी आरोप लगा रहे हैं सामने। हद देखिए कितनी बड़ी हद हो गई है। तो आप देखिए ना, आपको किनारे ले कुछ समझाया गया है क्या? क्या करा? किनारे ले कुछ समझाया गया है क्या? कहते यार क्या को लफड़ा कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई हो जाएगी अभी यार। भाई मेरी बुराई हो जाएगी तो अब यार सच बात देखो नहीं बोलो। देखो हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक जगह सफल है, बहुत अच्छी तरह से सफल है कि कहीं ना कहीं जो एक जो गुंडागिर्दी होती थी, छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता था, छोटे लोगों को परेशान, उस पर सफलता है उनके पास। ये इसको मैं स्वीकार करूंगा। जो चीज़ सही है। जो अवैध काम होते थे, कच्ची शराब हुआ, ये हुआ वो हुआ। और देखिए जो एक लॉबी है भारतीय जनता पार्टी की, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करती है। मतलब जो एक समाजवादी पार्टी में डायरेक्टली अटैक था ना, मैं दाऊ हूँ ऐसी कर दूंगा, तो ये इनमें नहीं है। ये थोड़े से फ्लेक्सिबल है, इसलिए सफल है। और मोदी योगी जादू चल रहा है। अब रही बात देखिए बुराइयां, तो देखो बुराइयां 100% ये कभी किसी समाज में खत्म हो ही नहीं सकती है। क्या नाम है आपका? नीरज साहू। नीरज साहू। यार आप किनारे गए, उसके बाद आपका सुर कैसे बदल गया? अब हमें लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं समझो बात को। नहीं सीरियसली, अगले ने मंत्र दे दिया। आप किनारे गए, उसके बाद आपका सुर कैसे बदल गया? ये जानना चाहते हैं। समझा दिया झांसी में रहना है, ठीक है। तुम 13 आदमियों की बात कर रहे हो, तुम ऐसा ना भाई तुम्हें निपटा दें। एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ, 4 झूठे मुकदमे लगे। सुनो, 4 झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ लगे। अरे हम पत्रकार हो गए, हमारी 2 गोली की औकात है यार, आम आदमी की क्या औकात होगी यार? आम आदमी मैं SSP काला पे खड़ा होता हूँ 365 दिन में, आंधी तूफान बरसात कुछ भी आए, बेचारे बड़ा दूर से पथिक चला आता है एक व्यक्ति नंगे पांव, उसके संग में कोई हादसा हुआ है, मुकदमे नहीं लिखा जाता है। अब तुम क्या कर लोगे? मैं तो गवाह हूँ, मेरे पास तो है, मैं फोन लगाता हूँ, बेचारा वो एक समय वो होता है कि आदमी अपने घर पर चुपचाप से बैठ जाता है। ये सब तो एक सेकंड, कहीं ना कहीं ऊपर से अनकंट्रोलिंग है। वो सिर्फ पुलिस को एक अधिकार दिया गया कि तुम जो कर सकते हो करो। तुम तो हमारे आपको उधर ले आके किया गया है। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कंट्रोल 10 तारीख के बाद फुल तरीके से किया जाएगा। ये कंट्रोल होंगे? ये नहीं, देखिए अभी क्या है, हो सकता है मुझे झांसी छोड़कर विदेश में रहना पड़े, अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से भागना पड़े। जाति धर्म से समाज को देखिए अब आप देखिए, अब पत्रकार पे भी एलिगेशन लगाने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकदमा कायम हुआ उसके से भाई। देखिए भाई साहब सुनिए, कैसे कह रहे हैं? इनके लोगों ने, मैं था अकेला, मैं क्या धारा लगी है? वो तो नहीं, वो हमारा तो चार मुकदमे हमारे ऊपर है, लेकिन हिम्मत है एक में सिद्ध साबित कर दे तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अरे यार ऐसा बात मत क्या कीजिए। मैं तो दमकी से बात कर रहा हूँ ना। जो झूठ बोलता है ना, झूठ के पाँव नहीं होते। और सुनिए मुकदमा मालूम नहीं, मुकदमा तो नहीं लिखा था, वो छोड़ो। आपके ही दोस्त थे जो हमसे कह रहे थे कि यार तुम बोलो पुराने जमाने, नहीं माफी कुछ नहीं मांगी। हमारी बात सुनो, वो हमारे ही मित्र थे, हालांकि वहाँ थोड़ा सुनिए आप। यार एक सेकंड सुनो यार, तुम लोग भी हल्ला क्यों करोगे? भाई हल्ला नहीं करो भाई साहब, सुनिए। अरे भाई बहस को आप नहीं कंट्रोल करिए। जहाँ मजा आ रहा है सुनिए, तो मजा आता है भाई आऊंगा, आप भी क्या सुनूंगा? आप मेरी बात सुनिए भाई दोस्त सुनो। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अरे सुनिए एक सेकंड बताओ भाई साहब, तुम वहाँ खड़े थे अपने भाई के साथ, तुम यहाँ पे आ गए, तुम उधर खड़े थे, हाँ तुम लोग इधर आ गए। अरे सुन लो जो मेरी बात, तुम लोग लल्लन टॉप अड्डे पे भी आए थे, तुम लोग होटल में मिलने भी आए थे, तुम वीडियो क्लिप भी दिखाए थे। देखिए हम लल्लन टॉप अड्डे झांसी पे आए थे, जहाँ से 99 साल वाला लीज वाला वीडियो वायरल हुआ था, तुमको बहुत सुना गया। अभी और लोगों से भी सुन ले, बतियाएंगे, ठीक है, मत चिंता करो। मुकदमा किसने करवा दिया आपके ऊपर? अरे आप देखिए नाम नहीं ले सकता उनका, भाई बड़े लोग हैं, समझा करो, सत्ताधारी, इसलिए नहीं कुछ थे, ऐसी चीजें हो रही है। लगे थे क्या? फिर से किनारे लगे थे क्या? देखिए हर जगह हम नाम नहीं ले सकते भाई साहब, समझो बात को। यहाँ थोड़ा सा हमें रहना तो ही है,
आप तो अभी अपनी बहन लेके चले जाओगे भाई, आप तो चुनाव यात्रा पे आए हो, चुनाव के समय आते हो, लेकिन आप भी आम जनमानस के लिए मैं चाहूंगा हर साल आओ। आप 5 साल बाद, अगली 5 साल बाद आओगे चुनाव होंगे तब, क्योंकि आप लोग का भी मैं आऊंगा। लेकिन ऐसा ना, तो पत्रकारिता हम करते जमीनी स्तर के पत्रकारिता, क्योंकि यहाँ जूते खेलेंगे, हम में खेलेंगे, उस समय तो आप गायब हो जाओगे। तो आप चाहते हैं हम मर जाएं, नहीं आपका चैनल चल जाए। नहीं, आप नहीं चाह रहे ना यार, छोटा पत्रकार मतलब छोटे पत्रकार की गर्दन टंग जाए। हाँ बताओ क्या, इसी बात मेरी बात सुनिए। बताओ। अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं 2 मिनट समय लूंगा आपका, फिर मैं आपको बरी कर दूंगा। बरी कर देंगे, चलो। अरे भाई साहब, गाड़ी निकलवा लीजिए आप। हाँ, मजा आ रहा, हमारी बात सुन। आपकी बात सुन के मजा क्यों आएगा यार? अरे यार क्या बात कर, सुनिए अरे सुनिए अरे भाई हल्ला नहीं करो, सुन लो यार, क्यों कर रहे हो इस तरह से भाई? ओ भैया क्या हाल है? शांत रहो। सुनिए, ऐसा है कि हमारी कोशिश रहती है लल्लन टॉप अपने बहुत सारे सीमित रिसोर्सेज के साथ, हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज और ज़्यादा हों, हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा एक्सटेंसिव काम करें। हम जितने सीमित रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर जगह हर बार मौजूद रहें, समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम हर जगह मौजूद रहें, लल्लन टॉप चाहता है कि मौजूद रहें। और आप जैसे या दूसरे जो अभी हमारे साथ भाई थे अमित जी, उन लोग जैसे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं ना, हम बहुत ज़्यादा उन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आप लोग ज़मीन पे मौजूद हैं, आप लोग के पास इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड पहुंच रही है। वही बोल रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड पहुंच रही है, इसलिए हमको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वेरीफाई करना होता है, तो हम ज़मीन पे जुड़े कम से कम 8-10 पत्रकारों को फ़ोन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे वेरीफाई करवाते हैं कि बस यार ये इन्होंने ये बोला, ये सही है। तो मतलब मैं नहीं कह सकता कि इस देश में किसी भी पत्रकार, किसी भी संस्था, किसी भी अखबार के पत्रकारों के, ग्राउंड रिपोर्टर्स के बिना लल्लन टॉप ही नहीं कोई भी संस्थान संभव है। ठीक है, चलिए, हल्ला कहाँ मचला था पहले ये बता दो भैया, सुन ले उसकी बात। तुम तो गल्ला से हल्ला काटे हुए, तुम्हारी छोड़ो अभी। हाँ सर बताइए, क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान। क्या करते हैं सर? मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और हमारे यहाँ भाजपा के एक नेता खड़े हैं अमर सिद्ध जी। तो 2 चीज़ों के लिए अगर वो सुन ले तो मैं उनसे जवाब चाहूँगा, 2 सवालों के लिए। कि हम लोगों ने एक बहुत बुरा वक्त देखा, कोरोना पीरियड, जिसमें हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। तो 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की अगर बात करें, कोरोना पीरियड के बाद अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए। मैं यूपी की आपको एक घटना बताता हूँ। 9 सितंबर 2021 अमर उजाला में वो कटिंग है, मेरे पास मौजूद है, मैं दिखा दूंगा आपको। फिरोजाबाद में एक बच्चा ख़त्म हुआ हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसको वहाँ से, वार्ड से और एम्बुलेंस तक लाने के लिए स्ट्रक्चर मुहैया नहीं कराया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य बहुत ठीक है। वो बाप अपने मरे हुए बेटे के शव को कंधे पे लेकर वार्ड से निकल के एम्बुलेंस तक लाया है। क्या पूरे हॉस्पिटल में एक स्ट्रक्चर नहीं था जो उसको मुहैया कराया जा सकता था? दूसरी बात अगर हम शिक्षा की करें, कोरोना पीरियड में जहां हर आदमी खाने को परेशान था, त्राही मच रही थी, कौन कैसे अपनी व्यवस्था लगा रहा था वही जानता है। प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस वसूल की, मनमानी फीस। ठीक है, इस पे बताइए वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने क्या व्यवस्था मुहैया कराई? क्या स्कूलों को, बहुत बड़ा मुद्दा है ये स्कूलों द्वारा जो मनमानी फीस का रहा सर, उसमें और एक विशेष मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग संविदा एजेंसी के नाम पर लोगों के परिवार के भविष्य को अंधकार की ओर झोंका जा रहा है। सरकारें कोई भी हों, बदलती रही हों, लेकिन उनके परिवार के और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई निर्णय नहीं लेता है। हम आशा करते हैं आपके लल्लन टॉप के अड्डे के माध्यम से कहेंगे कि प्रदेश में जिसके पास भी नेतृत्व आए वो ये समस्याओं को दूर करे। और जैसे कि इन्होंने एक विशेष प्राइवेट स्कूल के जो निजी स्कूलों द्वारा इस पूरे सत्र में, कोरोना के सत्र में, जो फीस माफ़ी का कोई भी निर्णय नहीं लिया। कई इस सवाल को ट्विटर के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से कई बार उठाया गया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ये विशेष विचार देंगे। 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लोगों ने अपने बच्चों की फीस जमा की है। जो बच्चा LKG में, UKG में, फर्स्ट में पढ़ रहा है, जहां आदमी खाने को परेशान है, कैसे वो अपने इंतजाम कर रहा है, कैसे सुविधा को वो समेट रहा है,
सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई जहां प्राइवेट स्कूलों को बॉन्ड किया जाता कि भैया आप 6 महीने की फीस छोड़ दीजिए, 6 महीने की ले लीजिए या 3 महीने की आप माफ़ कर दीजिए। कोई कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने अपने बच्चे की फीस 11,500-12 हज़ार रुपये जमा की है। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे बैठा है और उससे नुकसान बच्चों का हुआ। अब LKG का बच्चा आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ेगा बताओ आप? बताइए सर, क्या प्राइवेट स्कूलों पर क्यों नहीं लगे कसपाई पाई सरकार? ये तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, इनको इस तरह से रिफ्यूट कर सकते होंगे आप, लेकिन ये तो भाई एक शायद आम जनता ये बोल रहा है कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए भाई ये तो काम कर दीजिए। इतना फीस लिया जा रहा है, मैं खुद जान रहा हूँ, मैं ऐसे 2500 एग्जाम्पल गिना सकता हूँ यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से भयानक पैसे लिए जा रहे हैं और इस पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों ने अपना जवाब क्वेश्चन सही रखा है कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम होना चाहिए और उन्होंने जिस तरह से मनमानी फीस ली है कोरोना काल में, लेकिन एक आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि जियो होता है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर हम किसी चीज़ को थोप नहीं सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप अपनी 50% अपनी फीस को लैप्स कर दीजिए और 50% ले लीजिए, लेकिन हम उसके ऊपर हम सरकारी स्कूल पे कह सकते हैं हमने सरकारी स्कूल के अंदर हमने फीस नहीं ली, हमने एग्ज़ाम कराए, हमने वहाँ बच्चों को भोजन कराए, बच्चों की भोजन की व्यवस्था कराई, लेकिन हम फीस के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए बॉन्ड नहीं कर सकते कि आपको फीस माफ़ करनी है। हमारे चुनाव मतलब मैं ये यहाँ पे ये समझ मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि चुनाव मतलब एक सेकंड भाई, हाँ आ रहा है दोस्त, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस समय चुनाव में प्राइवेट स्कूलों तक की बसें ले ली जाती हैं, उन स्कूलों से ये नहीं नकेल कसी जा सकती है कि भाई फीस इतने के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं? अच्छा, मतलब RTO बसें ले ले, लेकिन देखिए ऐसा है, वो सरकार नहीं लेती है, चुनाव आयोग लेती है। चुनाव आयोग की बात है कि अभी चुनाव आयोग के अंडर में पूरा प्रदेश चल रहा है। यहाँ अगर कोई भी क्राइम हो रहा, कुछ हो रहा, तो इसका जवाबदेही चुनाव आयोग की है। चलिए, मतलब जिले ठीक है, ये भी मान लिए जिले के सारे स्कूल बंद करने के आदेश, जाड़ा है, कोरोना है, स्कूल बंद कर दिए जाएं, 50% कैपेसिटी के खोले जाएं, 9 से 12 तक के खोले जाएं, 6 से 12 तक के खोले जाएं, सारे स्कूल खोल दिए जाएं, फिर से बंद कर दिए जाएं। ये आदेश देने वाली सरकारें, मैं सरकार नहीं कह रहा हूँ, सरकारें, कोई भी सरकार, अखिलेश की सरकार को उस पर भी यही लागू होता है। किसी भी सरकार ने इतने आदेश देने वाली सरकार, इतने DIOS DM जो ऑर्डर करता है, एक ऑर्डर नहीं जारी किया सकता है। आप स्कूल को चलने से रोक सकते हैं, लेकिन आप स्कूलों की फीस पे नकेल नहीं कर सकते हैं। इस देश के कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बताइए? सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? शिक्षा विभाग में हमारे उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा जी थे, इन्होंने कोरोना काल में इस चीज़ को कहा था कि 50% प्राइवेट स्कूल अपनी फीस माफ़ करें और 50% लें, क्योंकि स्कूल से भी जुड़े हुए परिवार होते हैं। टीचर है वो भी कोई परिवार है, वहाँ जो वॉचमैन है, वहाँ पर जो पढ़ने मतलब और स्टाफ है वो भी एक परिवार है, उनका भी तो पेट पालना पड़ता है। प्राइवेट वो कहते हैं हम फीस हम कहाँ से इनकी सैलरी देंगे? 300 रुपये माफ़ किए गए थे बस। 300 तो ये सब होता है, वो भी एक परिवार है, वो भी तो कोई जनमानस है, उनका भी तो कोई परिवार है। तो 50% के लिए देश शर्मा जी ने कहा था। परिवार उधर भी चलाना आपका तर्क है कि इस वजह से? आपके चैनल के माध्यम से। हाँ दोस्त, तुम्हारी बारी। देखिए अभी मैं बोल रहा, देखिए आवाज पहुंचनी चाहिए, दोनों में से कोई भी बोले। आपके चैनल है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक युवा ने बोला तो इन्होंने आवाज दबाई बीजेपी वालों ने। बात बताओ, वो कहना क्या है? नहीं तो मैं आपको पूरी बात बता रहा। देखिए अभी एक युवा ने आवाज उठाई नौकरी के लिए, तो इन्होंने रोका आवाज उठाने के लिए। एक आए पत्रकार साहब, तो उन्होंने पत्रकार को भी रोका। तो बीजेपी सिर्फ आवाज दबाने का काम करती है। आप देखिए गोली कांड हुआ तो उसकी आवाज दबाई जा रही, ये बोल रहे हैं कि थोड़ी दूरी पर चली। अरे थोड़ी दूरी पर भी चली तो गोली तो चली है ना। उनका वर्जन है। हाँ, वो उनका वर्जन है। मैं आपको एक मुद्दा बताता हूँ। भाजपा सरकार इस बार झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी से उनका नाम छीन लिया गया। आप ये देखिए, झांसी की रानी का अपमान किया गया। भाजपा सरकार देखना, झांसी में सबसे बड़ा हारने का कारण उनका यही होगा। तुम लोग करते क्या हो? कास्टिंग दोनों लोग जी। एंड कांग्रेस में NSUI वाले हो तुम लोग? यूथ कांग्रेस। हाँ, ये इतना हमको ये पहले नहीं बताया करो। नहीं, उससे पहले हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं आम। जो आज गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। देख, मोहम्मद सोहेल, समीर मोहम्मद, ट्विंस हो क्या? जुड़वा हो? समाजवादी पार्टी का ऑफर आ रहा है।
देखिए समाजवादी पार्टी में आज कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी शामिल हो चुके हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का, ठीक है, और आप दोनों बच्चों को भी ऑफर है, राम श्याम बन करके लग जाओ, आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। चलिए, आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।